कराची अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटॉर्शन फ्री है, किडनैपिंग फ्री है, टेररिज्म फ्री है। बाकी अब क्राइम तो देखे ना सोसाइटी का हिस्सा है, वो विल हैव टू लिव विद इट। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी डीआईजी ट्रैफिक आऊँगा। इस साल 2250 कैमरे लग रहे हैं, पहले 1300 लगा चुके हैं। तो आईजी या डीआईजी या कोई भी मिनिस्टर वो अगर स्पीड करेगा ओवर तो उसको टिकट पहुँच जाना है। हमारे मेयर साहब जो है वो बगैर हेलमेट के सिंध असेंबली पहुँच गए, तो क्या उनका चालान हुआ या नहीं हुआ? कराची की जो सड़कें हैं जिसने भी बनाई, जब भी प्लान हुई, दे केप्ट इन माइंड एटलीस्ट 50 ईयर्स। काश हमारे मुल्क में भी ऐसा हो। ये काश से काम नहीं चलता, एक्चुअली जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको काम करना पड़ेगा। जो ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ियों को रोकती है, उनसे पैसे लेती है, तो क्या इस निज़ाम के आने के बाद ये कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा पैसे लेने का? हर चीज़ जो है ना वो आप बगैर प्रिकॉशंस के अल्लाह तवक्कल कर लें तो फिर ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है ना कम नहीं होंगे। हेलमेट पहने भाई, हेलमेट ही तो आपकी जान बचाता है। एक्सीडेंट में किसका कितना कसूर था? रोड का कसूर था, बड़ी गाड़ी वाले का कसूर था। उससे फिर क्या होता है, आपको इनसाइट्स मिलती हैं। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहीं कहा था जब ये ई चालान वाला मामला आया तो बहुत सारे ऐसे थे आपके डिपार्टमेंट में जो अपना ट्रांसफ़र चाह रहे थे दूसरे डिपार्टमेंट्स में। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं था। आप मुझे कोई नंबर दे सकते हैं कि अब तक कितने ट्रॉलर या डंपर्स हैं जिनमें ट्रैकर लगा दिया गया है? डंपर्स में 90+% में लग गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी लेकर आएँ, यंग सीईओ जिसको हेड कर रहा हो। सीएसएस बहुत ही आसान इम्तिहान है, उसको जहन पे सवार नहीं करना चाहिए। हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ व्हाइल यू राइट, इट डिसाइड्स कि आपका क्या बनेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मशहूर कौल है कि अगर आप दुनिया के किसी भी शहर का नज़्म ज़ब्त, कानून की बालादस्ती और वहाँ के लोगों का शऊर देखना चाहते हों तो वहाँ का निज़ाम ट्रैफ़िक और सड़कों की हालत देख लीजिए। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफ़िक सिर्फ रवां दवां गाड़ियों के होने का नाम नहीं होता, बल्कि ये पेशेंस, डिसिप्लिन और कानून पर अमल दरामद और उस पर लोगों का एतमाद कहलाता है। कराची जैसे बड़े शहर में इन चीज़ों को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत, जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ई चालान को कराची में नाफिज किया और कैमरा बेस्ड मॉनिटरिंग के ज़रिए इस निज़ाम को कंट्रोल करने की एक कोशिश की है। हमारी दुआ है वो कामयाब हों। हमारे आज के मेहमान डीआईजी ट्रैफ़िक कराची जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि दुनिया के जो ममालिक हैं जिनमें ट्रैफ़िक का निज़ाम होता है, कहीं बेहतर होता है, कहीं बेहतर नहीं होता है, कराची जैसा शहर, इसमें आप कैसे देखते हैं ट्रैफ़िक के निज़ाम को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कराची की जो सड़कें हैं वो इतनी चौड़ी हैं, जिसने भी बनाई, जब भी प्लान हुई तो दे केप्ट इन माइंड एटलीस्ट 50 ईयर्स, सो दे वर थिंकिंग अहेड ऑफ देयर टाइम्स। अभी भी आप देखें काफ़ी शहर मुल्कों में, आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाएं तो इतनी वाइड रोड्स आपको नहीं मिलेंगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विड्थ ऑफ रोड्स है वो तो दैट इज़ सफिशेंट। अब हम आते हैं कि ट्रैफ़िक जो है हमारे यहाँ एक वक्त था जब कराची की मिसालें दिया करते थे लोग, यानी कि डिसिप्लिन के हवाले से, ट्रैफ़िक के फ़्लो के हवाले से, यहाँ पर कानून की बालादस्ती के हवाले से, लाहौर, इस्लामाबाद, सो दे वर ऑल कोटिंग कराची एज एन एग्ज़ाम्पल। ऐसे ही। बट समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर, और फिर हम जो है ना ओवर पीरियड ऑफ लाइक 3 to 4 decades वी लॉस्ट इट कम्प्लीटली। और फिर अभी आप देखें कि इस वक्त तो ये हालत है कि वन वे तो लोग वन वे समझते ही नहीं हैं। जो सड़कें हमने बचपन में वन वे खुद देखी, आज उस पर किसी को बताया जाए तो वो हैरान होते हैं कि क्या ये वन वे भी हो सकती हैं। तो फिर जब हमने देखा कि इसको किस तरह से हम एक सेम्बलेंस ऑफ डिसिप्लिन यहाँ लेकर आएँ, तो मैन्युअली पॉसिबल नहीं था। तो हैंस वी आर हेयर विद डिजिटल सोल्यूशन। कोशिश की है, जैसे आपने कहा, जी। काफ़ी, यानी कि एक डिसबिलीफ था शुरू में सबको, अभी भी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वी आर ऑलरेडी इनटू द 5th month। तो थोड़े ही इलाके में सही, लेकिन जो जर्नी होती है इवन 1000 miles की भी, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप्स। अच्छा पीर साहब, ई चालान और कैमरा बेस्ड मॉनिटरिंग का आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि अगर इसको हम लागू कर दें या इसको ले आएँ तो कराची का जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, जो बहुत ज़्यादा
हम कह लेंगे ख़राब था, ये बेहतर हो सकता है, आपने कहीं दुनिया में बाहर से इसकी मिसाल ली या ख़ुद सोचा, इसका आपके जहन में कैसा आया? ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हम या हमारे दोस्त या आप लोग सब जाते हैं बाहर कुछ अरसे के लिए, तो हम देखते हैं वहाँ के सिस्टम्स और वापस आकर फिर हम यही कहते हैं कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसा हो। तो ये काश से काम नहीं चलता एक्चुअली। जिसकी ज़िम्मेदारी होती है उसको काम करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर आपको प्लेट में बनाकर चीज़ें नहीं देगा। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके होम ग्रोन सॉल्यूशंस ही उनका हल होते हैं। तो अब अगर जब मैं डीआईजी ट्रैफिक, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी डीआईजी ट्रैफिक आऊँगा, तो जैसे मैं यहाँ पर पोस्ट हुआ तो उन दिनों में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए थे। तो मैंने सोचा, मीटिंग्स की अपने ऑफिसर्स के साथ और वे फॉरवर्ड पूछा, तो हर तरफ से यही जवाब आया कि सर ये तो आता है स्पाइक और आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको गुजारना है। कुछ अरसे बाद ये स्पाइक ख़त्म हो जाएगा, टेलीविज़न पे ख़बरें भी नहीं आएंगी, तो ये मामला सही हो जाएगा। तो खैर मैं रोज़ाना सुबह देखूं कि 2-3 कभी 4 डेथ्स, तो मुझसे यानी कि सॉल्यूशन ये समझ नहीं आया मुझे। तो फिर मैंने मज़ीद जब मीटिंग्स की और लोगों से पूछा सीनियर से, तो किसी ने कहा कि आप नफरी बढ़ा दें, नफरी बहुत कम है, इतना बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ आबादी है, 70 लाख गाड़ियाँ हैं और सिर्फ आप 5,000 हैं, तो इसको आप, मैंने कहा सर कितना कर दें? कहते कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। मैंने सोचा ये 5,000 लोगों को मैं 10 भी कर लूँगा तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली फिर जैसे मैंने कहा कि बाहर जब हम जाते थे और वहाँ पे तो कोई पुलिस ऑफिसर नज़र नहीं आता, ऐसे ही है। और जब मैं यहाँ पे सड़कों पे निकला तो वहाँ मुझे कैमरे भी नज़र आए। तो मैंने पूछा कि ये कैमरे किसके हैं और कौन से हैं, पता लगा ये सेफ़ सिटी है जी। तो फिर सेफ़ सिटी वालों से रब्ता किया, उनसे पूछा इनकी यूटिलिटी, तो वो उनके मतलब प्लान में था ये सब कुछ लाना, लेकिन 2026 या 27 में। तो मैंने फिर उस पर वर्क किया, प्रेजेंटेशंस बनाई, दुनिया के लॉज पढ़े, उनको कंपेयर किया, लाहौर को स्टडी किया, दुबई को स्टडी किया, लंदन को स्टडी किया। अल्टीमेटली एक होम ग्रोन किस्म का लॉ बनाया और सॉफ्टवेयर डेवलप कराया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने बिल्कुल पीछे से यानी होता है ना सपोर्ट किया, तो पूरा इकोसिस्टम बन गया। उसमें लॉ मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, हम सब ने मिलकर काम किया और विद इन लाइक फ्यू मंथ्स तो हमने उसमें ना सिर्फ ये कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया, नौजवान बच्चों की ट्रेनिंग कराई, उनको सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया, उनको ई टिकटिंग के बेसिक उसूल, रहनुमा उसूल समझाए और लॉ भी पास कराया। तो लाइक फ्रॉम April when it first occurred in my mind to November when the thing was rolled out, तो आप यूँ समझ लें ये 10 माह या 9 माह की एक जर्नी थी जो काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स हमने गुजारी। लेकिन बहरहाल मैंने जैसे कहा कोई बाहर से आके आपको नहीं सोल्यूशन देगा, आपने खुद ही इसमें मेहनत करनी है। अल्टीमेटली आज मैं ना करता, कल कोई और कर लेता। सो आई हैपन टू बी द पर्सन हियर। जैसे कराची में पहले एक आम तासुर ये था कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ियों को रोकती है, उनसे पैसे लेती है, तो क्या इस निज़ाम के आने के बाद जो है ये कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा पैसे लेने का? जी हाँ, देखें जो एक तो मैंने आपको मेन इशू बताया दैट वाज एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स, लेकिन उसके साथ ही जो मुझे किसी ने कहा कि आप नफरी को बढ़ाएं ताकि आपकी यानी कि फुट होल्ड बढ़े, तो मैंने कहा जब 5,000 नफरी है तो डेली मुझे 2 से 3 मैसेजेस आते हैं वीडियो के। मैं सुबह उठता हूँ तो दिल भी और खून भी खोल जाता है कि यार ये किस तरह से। फिर उनकी मीटिंग्स की, मैंने सबको दरबार में बुलाया, डिनर किया सब जवानों का, सबको समझाया, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये वो ऐसी चीज़ है जो सरायत कर गई है। जब तक हम फेसलेस नहीं करेंगे सारे मैकेनिज़्म को और इनकी इंटरेक्शन ख़त्म नहीं करेंगे तब तक शायद ये मसला हल ही नहीं हो सकता। और 5,000 के 2 मैसेजेस आते हैं डेली, 10,000 जब नफरी होगी तो 4 आएंगे। तो मैंने कहा ये दिस इज़ नॉट सोल्यूशन एट ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक हमने इंटरेक्शन ख़त्म कर दी है और आपको कहीं पे भी आपको पुलिस ऑफिसर्स आपको ज़बरदस्ती रोकते हुए नज़र नहीं आएंगे, माँ सिवाय इस वजह से कि वो भी यानी DSP की सुपरविज़न में कि लोगों ने क्या किया, जैसे ये सिस्टम आया इसको फेल करने के लिए नंबर प्लेट्स जो हैं वो तोड़ दी, मोड़ दी, टेप लगा दी या व्हाटएवर, तो उसको अब सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो उनके लिए तो फिर ग्राउंड पे एक्शन करना पड़ेगा। तो वो एक्शन हम करते हैं डेली 2 घंटे, लेकिन दैट इज़ वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एक्शन ताकि कोई अब्यूज़ ऑफ पावर ना हो। तो वो चल रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह
अब हमारे जो फील्ड यूनिट्स हैं जिनके हाथों में हमने टैबलेट्स दिए हैं, वो भी उनको भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हमने दी है उन नौजवानों को भी, कि आपने बात नहीं करनी है, आपने दूर से अपना काम करना है। सही। आपने कोई वायलेशन देखनी है, उसको रिपोर्ट कर देना है, वो खुद ब खुद टिकट जनरेट हो जाता है। तो दैट्स इट। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ ये देखी कि जब नंबर प्लेट वाला मामला आया तो जो अजरक वाली नंबर प्लेट, चाहे मोटरसाइकिल्स के लिए थी या गाड़ियों के लिए थी, उसका एक बूम आया और सब वो करने लगे, लेकिन फिर अचानक वो एक झाग जो है वो बैठता चला गया। तो इसकी क्या वजह है कि अचानक एक चीज़ आती है फिर क्या? क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैंसी नंबर प्लेट्स लाके घूम रहे हैं, जिसका आपने बताया कि उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। तो ये क्या सिलसिला है? एक्चुअली ये था कि जो लैग था ना एक्साइज डिपार्टमेंट का, कुछ महीनों का, मतलब 1 महीने का मतलब है लाखों नंबर प्लेट्स, तो कुछ महीनों का जो लैग था ना, उसकी वजह से हम थोड़ा बैकफुट पे गए कि डेली की डेली अगर किसी को नंबर प्लेट में आज अप्लाई करूं और मुझे कल मिल जाए तो फिर तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर लाखों नंबर प्लेट्स का लैग है तो फिर हमने इनको ये परमिशन दी कि आपके पास एक्साइज में अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, फिर भले 3 महीने लगे या 4 महीने लगे, नंबर 1। नंबर 2, आप नंबर प्लेट भले लगाएं, कोई भी लगाएं, लेकिन वो लेजिबल हो, वो बिल्कुल ऐसी ना हो कि पढ़ने में ना आए, लेकिन उसका पैटर्न, कलर और साइज़ वो वही हो जो सरकार ने दी हुई है। तो लोगों ने या तो येलो लगाई हुई हैं जो पुरानी हैं, उनको नई नई इशू हुई, या तो फिर उन्होंने वेंडर से बना के लगाई हुई हैं जो कि जिसमें अजरक है अक्सर। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो जब तक एक्साइज की पूरी मुकम्मल तौर पर आ जाए तब तक हमने उनको एक साई ऑफ रिलीफ दे दिया है, क्योंकि नेचुरल भी है, लॉजिकल भी है। सही। अच्छा सर, आप टेक्नोलॉजी से खुद बहुत ज़्यादा करीब हैं। अभी गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो मिलीनियम के करीब जो बाइकें खड़ी थी उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। उस पे आपने एक्शन लिया या नहीं लिया, या वो क्या सिलसिला था? एक्चुअली देखें, मसला ये है कि कराची में ना जी। हमने एक स्टडी की, और वो 2 महीने की स्टडी थी, कि कराची का इशू जो है ना वो ऐसा है कि ना कुछ नोडल पॉइंट्स हैं 36 के करीब, और भी होंगे, लेकिन 36 हमने आइडेंटिफाई किए कि इन जगहों पर या तो परमानेंट कैमरे लग जाएं या तो हमें मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब चूंकि परमानेंट कैमरे लगने में शायद में भी 1 से 2 साल और लग जाए, तो हमने एक तजुर्बाती बुनियाद के ऊपर ट्रैफिक फ़्लो यूनिट बनाया, और उसमें यंग लड़के हैं सारे 36 नंबर ऑफ ऑफिसर्स, उनको हमने ट्रेनिंग्स दी और उनको ही हमने टैबलेट्स दिए हैं। अब ये बच्चे जो हैं इनको हमने बताया हुआ है कि भाई जो मेन सड़कें हैं, जैसे शाह फैसल हो गई या राशिद मिन्हास हो गई, तो इन पर ना वो आप पार्क नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे उन जगहों पे जैसे आपका मिलेनियम मॉल है उसके बाहर वाली सड़क, इसी तरह आगे आप जाएंगे तो आपको चेज़ मिलेगा या इम्तियाज़ मिलेगा, या दूसरी तरफ से अगर आप आएँ तो वो जो दूसरा बड़ा मॉल है कराची का वो है लकी वन। तो हमने उन ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं 36 के करीब, तो वहाँ पर वो टिकट इशू कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। हम तो किसी से बात भी नहीं कर रहे, आपको पता भी है कि आपने यहाँ नहीं खड़ी करनी गाड़ी, फिर भी आप खड़ी करते हैं, तो फिर आपको तो अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोड की सैंक्टिटी का ख्याल नहीं रखेंगे और आप दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बनेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे द फाइन। यानी आपका कहने का मकसद है जो गैर मुताल्लिका जगह है जहाँ पे नो पार्किंग है और अगर हम पार्किंग कर रहे हैं तो ये उनका इस तरह टिकट जनरेट होगा। अल्टीमेटली देखें ना, ये भी ख़त्म हो जाएंगे ऑफिसर्स, यहाँ पे भी ना कैमरे लगने हैं, ठीक, लेकिन सेफ सिटी का ना एक तरीका एक कार है रोल आउट होने का, वो मेरे या आपके कहने पर नहीं लगाएंगे, एक इधर लगा दो एक उधर लगा दो, वो पूरा का पूरा रोल आउट होगा जब सेंट्रल में आएगा या वेस्ट में जाएगा सिस्टम। इस साल यानी कि 2250 कैमरे लग रहे हैं, पहले 1300 लगा चुके हैं। तो देखें उसमें टाइम लगेगा, तो उसको हमने उस टाइम लैग को कंप्लीट करने के लिए हमने इसके अंदर ये यूनिट इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ हमारा ड्रोन यूनिट है, वो भी ऊपर से निगरानी भी करता है, टिकट भी इशू करता है। फिर हमारी रोबो कार्स हैं, वो भी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, उनके अंदर भी टिकट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इसी अल्टीमेटली लोगों को समझ आ रही है। अब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप ना कि टुवर्ड्स कंप्लायंस जा रहे हैं। पहले डिफाइंस थी कि हाउ कम, अब यह है कि ठीक है यार, अल्टीमेटली तो फ़ायदा ही है। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे
तो जैसे आपने शुरू में बात की, बड़ी खूबसूरत बात की ना, कि कौम की जो डिसिप्लिन है वो अक्कास होती है रोड उसकी ना, तो आप सब ने ठीक होना है। ये कोई नहीं है कि भाई बस पुलिस ट्रैफिक का काम है, ये एक्चुअली सोसाइटी में जो सिटीजन्स हैं, दे ऑल हैव टू लाइक प्ले देयर ओन रोल्स इन बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अच्छा सर, ई चालान जो है और जो हमारा जो कैमरे की तस्वीर लेते हैं, तो ये कानून सबके लिए बराबर है, या अगर आईजी सिंध या कोई बड़ी शख्सियत शार फैसल से जो है वो उनकी स्पीड लिमिट 60 से ऊपर चले आती है तो वो इससे जो है वो बरी ज़िम्मा है? नहीं, देखें, ये जो सिस्टम है ना जी, एक तो इसके अंदर वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, तफरीक नहीं है। यानी कि आपके पास जब डिस्क्रेशन ही नहीं है तो ये हो नहीं सकता। हाँ, सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी ब्लू बुक के हिसाब से, जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती है ना, दे हैव टू बी वेरी फास्ट। उसमें हम ये नहीं कह सकते पूरे कैवलकेड को कि आप 60 पे चलें। अब तो खैर 70 कर दी है ट्रैफिक स्पीड, लेकिन 70 पे नहीं चला सकते, तो वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, वो कैवलकेड होता है। लेकिन कैवलकेड तो हफ्ते में 2-4 दफ़ा चलता होगा, तो आईजी या डीआईजी या कोई भी मिनिस्टर वो अगर स्पीड करेगा ओवर तो उसको टिकट पहुंच जाना है, उसका चालान हो जाएगा। एग्जैक्टली उसमें एग्जाम्पशन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये तो हमने देखा है कि हमारे मुल्क में भी और जगह, हर जगह जहाँ अच्छा काम होता है उस पर तनकीद होती है। अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ शहरियों की ये थी कि हमारे मेयर साहब जो हैं वो बगैर हेलमेट के सिंध असम्बली पहुँच गए, तो क्या उनका चालान हुआ या नहीं हुआ? देखें, अब वो हमारे पास रियल टाइम में चालान होता है। सही। ये जो खबर आई थी ये रियल टाइम में नहीं थी, और अगर ये उस जगह से गुजरते जहाँ टिकट सिस्टम है ना तो वो भी शायद पकड़ लेता, लेकिन चूंकि वो रजिस्टर्ड बाइक भी नहीं थी तो किसको टिकट जाता? अच्छा, नहीं, वो रजिस्टर्ड बाइक नहीं थी? नहीं, उसके ऊपर नंबर नहीं था मेरे ख्याल में, जो मैंने देखा मीडिया के ऊपर। सही। तो अगर हम पुराने उसके ऊपर टिकट्स इशू करना शुरू कर दें, फिर तो यहाँ पर लाइन लग जाएगी, लोग फोटोज भेजकर, वीडियोस भेज के, वो फिर उसमें फिर सवाबदीद आ जाएगी। सही। तो ये चूंकि ये सवाबदीद है नहीं, डिस्क्रेशन हमने इसमें रखी नहीं है, जो सिस्टम खुद ही जनरेट करता है टिकट्स, और ख़ुद ही इस तरह तो हज़ारों और भी लोग हैं जो अभी तक उनको टिकट इशू नहीं हुए होंगे और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहने, वायलेशन की, अल्टीमेटली वो आएंगे उसके अंदर। लेकिन वही है ना कि जब एवरी डे इज़ नॉट संडे, यानी मेयर साहब आइंदा जो है वह एहतियात करें। क्यों नहीं, बिल्कुल। अल्टीमेट काफ़ियों के हुए हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, काफ़ी हमारे दोस्तों के, मिनिस्टर्स के भी हुए हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर जो दोस्त हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, उनके टिकट्स हुए हैं, तो सब ने पे किए हैं। सही। अच्छा सर, जैसे भी आपने बताया कि 70 कर दी है स्पीड लिमिट शार फैसल की, इसके अलावा जो कराची की जो अहम सड़कें हैं उन पे कहीं स्पीड लिमिट मेंशन है, और जो हमारी लेन होती है या कोई निशानदेही होती है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोगों की नॉलेज में आए क्या स्पीड लिमिट है, कितनी रखनी है यहाँ पे गाड़ी? देखें, कराची में तो 60 की स्पीड है, माँ सिवाय शार फैसल के जहाँ 70 कर दी गई है। ठीक। अब जहाँ पर टिकट्स इशू हो रहे हैं ना, वहाँ पर हमने नंबर अपना स्पीड लिमिट के बोर्ड्स लगाएं, बाकी जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, क्योंकि ये रडार होते हैं जो कि आपकी स्पीड लिमिट को चेक कर रहे होते हैं, स्पीड को, तो वो रडार अभी लगे नहीं है हर जगह पर। जैसे जैसे रडार लगेंगे तो वो तभी काम करेंगे जब उससे पहले वहाँ पर स्पीड लिमिट के बोर्ड्स लगेंगे। तो फ़िलहाल जो है ना कराची वालों के लिए जो है ना आज़ादी है, वो जो है वो ओवर स्पीड कर सकते हैं काफ़ी रोडों के ऊपर, लेकिन बेहतर यही है कि आप 60 अच्छी स्पीड होती है उस पर चलें, और शार फैसल पे 70 पे चलें। इससे आपकी भी हिफाजत होगी और आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उस वक्त तक कि जब तक वहाँ रडार लग जाए। ठीक है सर, आपने कराची रोड्स एक्सीडेंट एनालिसिस टीम का भी जो है क़याम आप अमल में लेगा, इसकी क्या वजह थी, इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखें, ये सबसे पहला स्टेप था हमारा, क्योंकि हर कोई यही कहता कि एक्सीडेंट। अब मैं जब पूछूं किसी से तो कोई बस जनरल बात करे हर कोई कि सर ये बाइक वाले तेज़ चलाते हैं। भाई मैंने कहा नहीं, हमें पता होना चाहिए किस एक्सीडेंट में किसकी क्या गलती थी। तो अब वो तो कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर। फिर मैंने ये लड़कों को ट्रेन किया, पहले पिक किया, चूज़ किया, इंटरव्यूज़ किए, बहुत अच्छी टीम मिल गई मुझे। उन सबको फिर मैंने NED से ट्रेन कराया, इस्लामाबाद से ट्रेन कराया, इंटरनेशनल कोर्सेज़ कराए। अल्टीमेटली नाउ दे आर प्रोफेशनल टीम। फिर हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, वो उनको ऐप दी, और फिर अब जब ये जाते हैं तो उस ऐप के थ्रू डेटा पॉपुलेट करते हैं हमारे सिस्टम में, और हर जो एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट है, उसकी एक एनालिसिस बनती है। उसमें पता होता है हमें कि इस एक्सीडेंट में किसका कितना कसूर था, रोड का कसूर था, बड़ी गाड़ी वाले का कसूर था, मोटर बाइकर का कसूर था। उससे फिर क्या होता है, आपको इंसाइट्स मिलती हैं। जब आप पॉलिसी डिसीजंस करते हैं तो यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर। तो ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस तब होते हैं व्हेन यू हैव
एम्पल नॉलेज अबाउट द कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स, तो उसमें हमें ये काफ़ी हेल्प देता है। और फिर हम इनको थानों पे भी देते हैं इनकी रिपोर्ट्स को, क्योंकि जब FIRs होती हैं तो उसमें अल्टीमेटली दीज रिपोर्ट्स बिकम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सही। अच्छा सर, मैंने जो अभी रिसर्च की, जो कराची में हादसात हो रहे थे ये ग्रेजुअली अब कम हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम देखते थे वो डंपर और डंपर माफिया, इसको आपने कैसे कंट्रोल किया? ये लोग अब कैसे अब जो है अपनी लिमिट, स्पीड लिमिट को जो है वो कंट्रोल में रखते हैं? भाई ये सबसे मुश्किल क्लाइंट्स थे हमारे, और मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने रेजिस्ट किया जी, फिर इन्होंने डॉज किया, अल्टीमेटली हमने इनको टिकट किया, और टिकट भी 1-1 लाख रुपए के। तब जाके पहले इन्होंने रोड्स ब्लॉक की, ये वो, अब उन्हें समझ आ गई कि भाई ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, इसके साथ जो है ना लड़ना ऐसे ये दीवार में टक्कर मारना। तो इनके ट्रैकर्स हैं अब नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो फिटनेस है वो सरकार ने अभी देखना शुरू की है। और फिर असल जो है ना वो है ही जेब के ऊपर जो वार है ना स्टेट का, जो टिकट सिस्टम है, ये इससे सुधरे हैं। और हर जगह हम रडार नहीं लगा सकते थे, तो हमने ये लाजमी कर दिया कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं जी, उन सब में जो है ट्रैकर्स लगवाना लाजमी करार दे दिया। तो उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क आया। ऑल्दो अभी भी गुंजाइश है कराची में एक्सीडेंट्स के कम होने की, क्योंकि हमारे पास यौमिया 3 एक्सीडेंट हुआ करते थे, अब हम यौमिया 2 और 2.25 पे ले आए हैं। लेकिन ये फिगर जो है ना मेरे ख्याल में ये 1.5 से 1.25 तक होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें ना सिर्फ ये कि बड़ी गाड़ियाँ बल्कि जो मोटर बाइकर्स हैं इनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप लोग लेफ़्ट साइड से ओवरटेक मत करें। ज़्यादातर जो है ना वो लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करते हुए जो है ना वो तो ब्लाइंड स्पॉट में आ जाते हैं, उनको नज़र ही नहीं आते वो डंपर या ट्रक या ट्रेलर वालों को। एक तो उनको ये समझाना पड़ेगा, दूसरा हेलमेट पहने भाई, हेलमेट ही तो आपकी जान बचाता है। ये आपके पैसे नहीं बचाता जो आप टिकट को खौफ से पहन रहे हैं, ये आपकी जान बचा रहा है। तीसरा ये कि भाई आप बड़ी गाड़ी के करीब जाते ही क्यों हैं? बड़ी गाड़ी आपके आगे जा रही है ना, उसको चलने दो, एक सेफ डिस्टेंस रखो, 4 मीटर का फ़र्क रखो बस। अगर आप थोड़ा सा, इससे क्या होगा, 10 मिनट लेट पहुंचेंगे ना आप, बिल्कुल आपके पास रीज़न बताने के लिए आपकी बॉडी आपका सेल्फ होगा। और अगर थोड़ा तेज़ जाओगे और कुछ हो गया तो फिर तो बॉडी भी नहीं रहेगी, फिर किसको रीज़न क्या बताओगे आप? ऐसा ही। तो बस ये है कि ना एजुकेशन एंड एजुकेशन ये हमें लोगों तक पहुंचानी है, दोनों बड़ी गाड़ियों वालों को भी और मोटर बाइकर्स को भी। अच्छा, आप मुझे कोई नंबर दे सकते हैं कि अब तक कितने ट्रॉलर या डंपर्स हैं जिनमें जो है वो ट्रैकर लगा दिया गया है? देखें हमारे पास रजिस्टर्ड जितने भी टैंकर्स हैं 99% में लग गए। ठीक है। अच्छा, डंपर्स में 90+% में लग गए। मिनी बसेस वाले डिफाइंट हैं अभी भी, लेकिन अब जो है ना हमारी जो टिकटिंग की है तो उनमें काफ़ी फ़र्क आया है, 50% प्लस चले गए हैं वो। फिर हमारे पास होते हैं ट्रेलर्स एंड ट्रक्स। ट्रक्स तो ऑलमोस्ट उन्होंने कर लिए हैं, ट्रेलर्स चूँकि पूरे पाकिस्तान में चलते हैं तो उनके साथ जो है ना हमारी यूँ समझें कि 50+% वो भी हो गए। तो ओवरऑल जो है ना हमारी जो परसेंटेज ऑफ ट्रैकर्स जो कराची में चलने वाली गाड़ियाँ हैं ना उनकी 90% है, और जो अप कंट्री जाती हैं और अप कंट्री से फिर डाउन आती हैं उसमें 50% है। सही। अच्छा सर, आपने अवेयरनेस की बात की और एजुकेशन की बात की, तो आपको नहीं लगता है कि अगर एक शख्स ने जो है वो 1 लाख रुपए की बाइक ली है और वो राइडर है और उसको 5,000 के 20 चालान भी अगर आ गए तो उसके तो बाइक की कीमत निकल आई, हम उसको इस बात की अवेयरनेस देंगे भाई तू 2,500 का एक हेलमेट ले ले, इस तरह की अगर अवेयरनेस हम दें तो बेहतर नहीं होगा? तो देखे ना, हम बहुत कहते हैं लोगों को, हम तो ये कहते हैं आप इस खौफ से मत लो भाई, वो आपका साथी है, वो आपकी ज़िंदगी बचाता है। एक भी एक्सीडेंट जिसमें आपका हेलमेट काम आ जाए ना, समझो आपको उसने ज़िंदगी दे दी। और लोगों को समझना चाहिए, देखें बैक व्यू मिरर नहीं लगाते, आप यूँ समझें कि वो आपकी जान बचाने के लिए, जब को आप पीछे से नज़र ही नहीं आएगा कुछ आपके पीछे क्या है। हेलमेट लगाने वाले को तो फिर राइट और लेफ़्ट भी नज़र नहीं आता, ऐसे ही। तो आप हेलमेट लगाओ और रियर व्यू मिरर्स लगाओ। कितने के आते हैं? मेरे ख्याल 1,000 रुपये के भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा हो जो कि बैक व्यू मिरर अफोर्ड ना कर सकता हो। मैंने तो ये देखा लोग उसको अपनी तज़हीक समझते हैं कि हमने अगर मिरर लगा पुराने ज़माने के हो जाएंगे, 2 कान लगा लिया आपने मोटरसाइकिल के, बस यही है इशू। अब देखें ना पूरी दुनिया में है यार, उनके कान लगे हुए हैं, आपको कान नहीं पसंद। तो ये चीज़ें हैं ना, हमें अपनी लाइफ को वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक। ये उस सोसाइटी के, उन सोसाइटीज़ में ना ये चीज़ें फिर समझ में भी आती हैं लोगों को जो लाइफ को वैल्यू करते हैं।
बिल्कुल। तो हर चीज़ जो है ना वो आप बग़ैर प्रिकॉशंस के अल्लाह तवक्कल कर लें तो फिर ये नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स जो है ना कम नहीं होंगे। सही, सही। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कराची में इस वक्त कितने कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं जो ई चालान कर रहे हैं, उनकी क्या फ़िगर है और मुस्तकबिल में कितने होने जा रहे हैं? देखिए इस वक्त तो 1300 हैं ठीक है। और 2225 या 50 मज़ीद इस साल जो है सेकंड फ़ेज़ में लग रहे हैं। अल्टीमेटली ये फ़िगर 10,000 पे जानी है। अब उसमें मेरे ख़्याल में 2-3 साल और लगेंगे। लेकिन ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जी। जहाँ पर भी कैमरे जा रहे हैं उधर लोगों को खौफ तो बैठ रहा है। तो असल में है तो खौफ की बात ना, किसी भी चीज़ का खौफ दे दें उन्हें, कभी जेब पर यानी कि फ़ाइन की सूरत में। तो किसी भी सिस्टम के लिए आपको पहले तो फियर होना चाहिए उसका कि हर कोई ना कोई देख रहा है मुझे। फिर आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो सिस्टम के, और फेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो गलत कर रहा है तो उसको कुछ नहीं, मैंने किया तो मैं पकड़ा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम में ना ट्रांसपेरेंसी भी है, फेयरनेस भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। लाइक अगर आप समझते हैं कि आपने गलत नहीं किया तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। वो भी यानी कि आपके पास फेयर चांसेस हैं, मौक़े हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसे जैसे ये रोल आउट करेगा आई थिंक पीपल विल रियलाइज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम। जो आपने बात की इसका तो मेरा अपना मुशाहिदा है कि चूँकि मेरे वालिद का एक चालान हो चुका है, वो उन्होंने माफ़ करवा लिया। तो अब मैं अगर कहीं गाड़ी पे जाता हूँ तो वो ये नहीं पूछते बेटा पहुँच गए, वो पहले पूछते हैं बेल्ट लगाई थी ताकि दूसरे चालान से बच जाए। तो ये तो है, पहला वो माफ़ हो जाता है। आपको कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा अपने डिपार्टमेंट के अंदर, या आपके जो दोस्त अहबाब हों कि भई ये चालान जो है वो? मैं तो ये कहूँगा जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था ना स्टार्ट, उस दिन भी किसी को यकीन नहीं था सही कि ये काम कामयाब होगा। हर कोई डाउट में था। अच्छा, मुझे यकीन था कि हम कर लेंगे क्योंकि मैंने 3 महीने उसके ऊपर ड्राइव प्रैक्टिस कराई थी। आपकी रिसर्च थी, पूरी वर्किंग थी? हाँ, मैं आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और फिर ऑफिसर मैंने ट्रेन किए थे ना, उन बच्चों को मैंने खुद ट्रेनिंग दिलवाई थी, खुद उनका पार्ट बना था। हम टिकटिंग करते थे जब अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लोगों को पता भी नहीं था। 3 महीने हमने ड्राइव मतलब प्रैक्टिस की थी, टिकट्स इशू किए थे, हम देखते थे हमारी क्या एफिशिएंसी है। तो आई वाज डैम श्योर कि इसमें कोई हिकअप नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कुछ भी बड़ा इशू नहीं आया। बाकी आप सिस्टम अगर स्टडी करेंगे पंजाब के, लाहौर के, तो आप देखें उनके टीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन खैर हर सिस्टम में ही आते हैं। हमने लेकिन कदरे कम आए, हमने उनको ओवरकम किया। हमने एक मैकेनिज़्म पहले से ही दिया हुआ था रिड्रेसल का, जैसे आपने अब्बू की बात की, तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने उसको अवेल किया। अब तो हमने 1915 सर्विस भी स्टार्ट की है, उसको वो भी सारी डिजिटाइज्ड है। अच्छे नौजवान लड़के उसमें हमने चुन के रखे हैं जो आपके टिकट्स को टेलीफोनिकली पहले टिकट को डेफर कर देते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। तो बेसिकली कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर इस सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी था। और ऑल्दो लेट आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अभी सही सिमत में चल पड़े हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी ये जड़ें पकड़ेगा। सर, ट्रैफिक हादसात की कराची में जो बड़ी वजह है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राबी है या तेज़ रफ्तारी है? देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राबी से हम बच रहे हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं हो रहे। जो बड़े शहर हैं, जो स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, जी, वहाँ पर देखें कितने लोग डेथ होती है। ऐसे ही हाईवे पर देख लें, घोटकी में मैं रहा हूँ, SSP वहाँ पर कहते हैं मर्डर में नंबर टॉप फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। लेकिन यकीन करें वहाँ मर्डर की वजह से शायद 100 लोगों की डेथ हुई थी जब मैं वहाँ था। एक्सीडेंट से 250 लोगों की हुई थी उस साल। लेकिन वो अकाउंट फॉर नहीं होते ना, वो ना FIR में आते हैं, बस लोग माफ़ कर देते हैं। तो अभी कराची में भी जो है ना, जहाँ जहाँ पे स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं वहीं पर ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। जहाँ मतलब शहर के अंदर गुंजान आबादी है, वहाँ पे आपको फेटल एक्सीडेंट कोई नहीं मिलेगा। आपको कहाँ मिलेंगे? माड़ीपुर रोड, सुपर हाईवे, M9, नेशनल हाईवे। यानी कि आप अगर पैटर्न देखें ना एक्सीडेंट्स का, ये वहीं पर ही है जहाँ पर स्पीडी ट्रैफिक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, उनके रोड अलग होने चाहिए। देखिए, पोर्ट सिटी है तो फिर सिर्फ आप फ़ायदा ना लें, उसको अलग सड़कें भी दें
जो बाहर से गाड़ी आ रही है वो अलग ग्रिड पे चले, सीधी पोर्ट जाए, वहाँ से सामान उठाए, फिर ऊपर चली जाए। या इवन शहर के अंदर जो मतलब छोटी ट्रक्स चलती हैं, डंपर्स, ट्रेलर्स, तो उनका भी अलग से एक ग्रिड होना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर भी वर्क कर रही है, जो कि बहुत स्पीडीली हो रहा है। ये शाहराह भुट्टो को जो कनेक्ट कर रहे हैं ये केमाड़ी से, तो अगर ये बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है ना इस सड़क के बनने से जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो नॉर्दर्न बाईपास है, जब आप देखें हब रिवर रोड और नॉर्दर्न बाईपास साथ साथ चल रहे होते हैं तो मोटर बाइकर ऊपर चले जाते हैं। अब उनका काम नहीं है वहाँ पे जाना, उनका काम है निचली सड़क पे चलें आप। ये बस थोड़ा स्पीड क्वालिटी अच्छी है तो वहाँ बस 70 पे चलाएंगे मोटर बाइक, तो इसकी वजह से उनकी डेथ्स होती हैं। तो इनको चाहिए कि एक तो अपनी नीचे सड़क पे चलें, या गवर्नमेंट को चाहिए NHA को कि वहाँ पर इस तरह से बना दे कि उसमें कोई एंट्री की गुंजाइश ना हो किसी भी गाड़ी की। जगह जगह पर इनके जो टूटे हुए हैं साइड के जो कर्ब स्टोन्स नहीं है, सॉरी ये जो न्यू जर्सी बैरियर्स नहीं है, वो पूरे होने चाहिए ताकि इंटरसेक्शन पे ही गाड़ी एंटर या निकल सके। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहीं कहा था, मैंने सुना था कि जब ये ई चालान वाला मामला आया तो बहुत सारे ऐसे थे आपके डिपार्टमेंट में जो अपना ट्रांसफ़र चाह रहे थे दूसरे डिपार्टमेंट्स में। हाँ, वो जो है ना ऐसा था कि पहले तो किसी को यकीन ही नहीं था। जब मैंने मीटिंग शुरू में की तो उन्होंने मुझे भी कहा कि सर ये 2-4 महीनों में ठीक हो जाएगा, आप ज़्यादा ना टेंशन लें, ये होता है और ये वक्त आता है निकल जाता है। लेकिन जब मैंने सोचा नहीं ऐसे काम नहीं होना, इसको हमने ठीक करना है, तो फिर इनके दिल में यही था कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की और इनको यानी कि फिर मैंने देखा रेजिस्टेंस भी आ रही थी। फिर जब ये इम्प्लीमेंट हो गया तो लोगों ने ट्रांसफ़र्स भी कराई, फिर हमने बैन लगवा दिया। शुरू में हमने जाने दिया, हमने कहा चलो ठीक है कुछ जाएंगे कुछ रुक जाएंगे, तो फिर हमने सोचा नहीं, इस तरह फिर पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा था उन लोगों पे जो रुकना चाह रहे थे। तो फिर हमने ड्यूटीज़ इस तरह से बनाई उनकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने देखा है मेरे एसओज़ ख़ुद खुशी से जो है ना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, और क्योंकि उन्हें भी पहले झिक करनी पड़ती थी हर एक बंदे के साथ, अब उनको ज़रूरत नहीं है दूर से खड़े होकर, वो अपना काम कर रहे हैं। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। आप जो हैं वो सर सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो इस हवाले से आपको क्या इंटरेस्ट था या आपको ये ओहदा दे दिया गया? इस हवाले से ओहदा तो देखें मुझे खुद से मिल गया, सही, लेकिन इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा था। मैं ऑलरेडी मेरी एक तंजीम है लोक सहायता, तो वो स्पोर्ट्स और साइंस पे हम काम करते हैं। तो और शायद मेरे ख्याल में IG साहब ने यही चीज़ देखी होगी कि इसका इंटरेस्ट है। तो एक दिन जो है ना मुझे पता लगा कि मैं लास्ट ईयर मेरे ख्याल में मार्च या फेब की बात है, मुझे इन्होंने बना दिया चेयरमैन। तो फिर मैंने तो बड़ी खुशी और शौक़ से काम किया, रिवाइवल किया सिंध पुलिस गेम्स का। बॉक्सिंग की टीम होती थी हमारी किसी ज़माने में, उसका रिवाइवल किया। हॉकी ने बहुत ज़बरदस्त प्लेयर पैदा किए कर सिंध पुलिस ने, वो मैंने हॉकी को रिवाइव किया। अभी हमारे कैंप्स चल रहे हैं हॉकी के। फ़ुटबॉल की टीम होती थी वो भी अब दोबारा से हमने बनाई है। अभी जूडो, कराटे और एथलेटिक्स के मैंने ट्रायल्स लिए हैं पूरे सिंध के, तो वो भी इंशाल्लाह टीम जो है बहुत जल्द हम कैंपिंग पे ले आएंगे। तो मतलब ये है कि हमारे ना एक जो सॉफ्ट इमेज होता है ना पुलिस का, वो इन चीज़ों से खुद ब खुद बनता है, खुद जनरेट होता है ऐसे। यस, तो लोग रिलेट करते हैं ना कि यार एक बंदा अपने मोहल्ले में हॉकी खेल रहा है, फिर हमारा पुलिस ऑफिसर भी हॉकी खेल रहा है, तो वो कहेगा नहीं यार ही इज़ लाइक मी। वरना अदरवाइज जो है ना वो काली वर्दी को देख कर बंदा तो घबरा जाता है कि पता नहीं ये कोई और किस्म की स्पीशीज़ हैं, तो इनसे दूर ही रहो। तो जैसे ये इस तरह से, इसी तरह बॉक्सिंग है हमारी, और फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें हम जब आएंगे हम टूर्नामेंट्स कराएंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो दिस विल आल्सो सेंड अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ मैसेज अक्रॉस द सोसाइटी। और इससे हमारी इमेज बिल्डिंग मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद ही हो जाएगी। सही, लेकिन हर चीज़ पे तनकीद होती है, लेकिन हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रैफिक पुलिस का जो हमारा तबका है, जो हमारे लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के, हम खुद देखते हैं शारे फैसल पर या शारे जो नूर जहाँ है उधर वो ट्रैफिक को रोक के जो है लोगों को रोड क्रॉस करवा रहे होते हैं, फूल दे रहे होते हैं, तो ये भी हमने देखा। अच्छा, एक इस हवाले से सवाल फिर हम आगे चलेंगे कि इस वक्त तक जो इस मद में कितने पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट को मिल चुके हैं चालान की मद में, या अभी सबके माफ़ हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ना मेजॉरिटी तो इन्होंने रेफ़र करा ली है अभी तक। इन 5 महीनों में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 से 50 करोड़ के बीच में का फिगर है जो आए, जो पहले से कम है। सही, यानी कि जो मैनुअल सिस्टम था ना उसमें ज़्यादा पैसे यानी कि वो होते थे गवर्नमेंट को मिलते थे, गवर्नमेंट को, और उसके अलावा भी
जो गवर्नमेंट को नहीं मिलते होंगे। सही। तो और हैसल फ्री हो गया। तो अब चूंकि लोग जो है ना वेवर ले रहे हैं, पहला जो डेफरमेंट है वो चल रही है, मे बी आगे चल के लोग जो है ना ठीक हो जाएं, वो थोड़ा एहतियात करने लग जाएं, और फिर फ़ाइन थोड़ी ज़्यादा है ना, तो लोगों को फिर फील होता है कि यार दोबारा गुंजाइश नहीं है अभी। अगर ये थोड़ी सी होती 200 रुपया, तो शायद वो लोग कहते चलो ठीक है यार भर देंगे, 2-4 टिकटें हो जाएं तो फिर एक ही साथ भर देते हैं। तो यही जहन में रख कर ना, दुनिया में भी यही थियरी है डेटरेंस की कि भाई इतना फ़ाइन ज़रूर हो कि एक बंदा जो है ना मतलब डिफाई करने से पहले 10 दफ़ा सोच ले। तो अभी तक इतना ही अमाउंट है। सही। अच्छा, मैं देखने वालों को ये भी बताऊं कि पीर मोहम्मद शाह साहब जो हैं ये क्राइम फाइटर रहे हैं, और ये जो ट्रैफिक का शोबा है जिनको बाद में मिला, सर एयरपोर्ट हमला केस हमारे बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, और फिर वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ, उस हवाले से आप बताएं। पहले एयरपोर्ट वाली बात कर लेते हैं। आप गाजी भी हैं, आपने जो है वो आप फ्रंट पे लीड कर रहे थे, क्या हुआ उस, आप कैसे पहुँचे? बस ये तो स्टोरी मैं बता चुका हूँ काफ़ी जगहों पर। एक्चुअली वो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा नहीं था, मैं ईस्ट का एसएसपी था, और वो मलीर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट फॉल करता था। लेकिन उस रात जो है बस ऐसा होता है कि इंस्टिंक्टिव होता है, आप रोक नहीं सकते अपने आप को। कुछ लोग होते हैं, शायद मेरे अंदर ये इंस्टिंक्टिव था, मैंने खुद ही मतलब आईजी सिंध भी थे वहीं पर एयरपोर्ट पे, अंदर जो है ना ब्लास्ट हो रहे थे, और मुझे ये भी खौफ था कि हम खड़े खड़े कोई इधर ही ना फेंक दे कोई ग्रेनेड, तो हम खामखा में यानी कि इधर क्यों खड़े हैं। तो मैंने ही सर को वॉलंटियर किया कि सर मुझे आप अंदर भेजें, और अंदर कोई जाएगा तो कंटेन होंगे, अदरवाइज़ यहाँ खड़े होकर तो कोई भी हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। तो बहरहाल फिर मुझे सर ने मतलब ओके किया। फिर मैं एपीसी थी वो हमने सेलेक्ट की, मेरे साथ टीम थी अपनी 7 बंदों की। एक और एसएचओ थे जिनको मैं नहीं जानता था उन दिनों में, अभी तो मैं जानता हूँ उनको, तो उन्होंने भी कहा मैं आपके साथ जाऊँगा। फिर राव अनवार थे, वो भी साथ गए, और अपने एसएसपी थे मलीर के। तो हम 3 गाड़ियों में अंदर गए थे, और बस फिर यही ज़हन था मेरा कि भाई इनको हेड ऑन लेना है। फिर हमने सीधा जहाँ पे पहले टारगेट नज़र आया हमने उनको। अच्छा, उस वक्त आप लोगों को दहशतगर्दों की तादाद नहीं पता थी कितने? नहीं, मुझे नहीं आइडिया था। हम अंदर गए तो मुझे 3 नज़र आए, और जो पहला ही था उसको हमने शुरू में जाते ही हमने हिट कर दिया। हालांकि उनके पास वेपन्स थे, लेकिन चूँकि हम बख्तरबंद में थे तो गाड़ी को गोलियां काफ़ी लग रही थी, आवाज़ें आ रही थी टन 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 इस तरह की गाड़ी में अंदर, लेकिन कोई पियर्स नहीं कर सकी गोली हमारे अंदर। तो बहरहाल हमने उनको एम किया, फिर उसमें फिर एक ब्लास्ट भी किया एक ने। हमारी गलती थी, हम नीचे उतर गए, थोड़े एक्साइटेड हो गए कि भाई हमने पहला मार दिया तो अभी हम इनको ओवर पावर कर लेंगे। लेकिन उधर एक सुसाइड बॉम्बिंग केस हुआ, उसने ब्लास्ट किया अपने आप को। मेरा गनमैन जो था लियाकत, वो शहीद हो गया, पहले वहाँ ज़ख्मी हुआ, फिर बाद में हॉस्पिटल में शहीद हुआ। मेरे जो बाकी स्टाफ था उनको काफ़ी चोटें लगी। तो इस तरह से फिर हमने दूसरे को न्यूट्रलाइज़ किया, और उसके पास तकरीबन 50 से ज़्यादा मुगवी थे। अच्छा। हाँ, तो बस ये कुदरत की तरफ से होता है ना। अगर वो अंदर जहाँ मुगवी उन्होंने रखे हुए थे वो सारे पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA के मुलाजिम थे, तो अगर वो अंदर ब्लास्ट कर देता अपने आप को तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता हमारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बाहर निकाला और उसके साथ चैलेंज किया और उसको भी न्यूट्रलाइज़ किया। अल्टीमेटली बहरहाल रात को मेरे ख़्याल में कोई 10-11 बजे एंट्री की हमने, और 3 बजे तक सारे जो दहशतगर्द थे, ASF वालों ने काफ़ी पहले से ही उनको ना न्यूट्रलाइज़ किया हुआ था, काफ़ी सारे दहशतगर्दों को, लेकिन उसमें उनकी नुकसान बहुत हो गया था। मेरे ख़्याल में ASF के काफ़ी शहीद हुए थे उस रात। तो बहरहाल रात को 3 बजे तक सारा हमने एरिया क्लियर कर दिया था। सही। और सर चाइनीज़ कॉन्सुलेट अगर आप मुख्तसर बता दें, क्योंकि उसमें सबसे पहले आप ही पहुँचे थे। हाँ, वो तो मैं बिल्कुल दरख्शां थाने में बैठा था, और वहाँ से मैं निकला तो मुझे फ़ोन आया दोस्त का, वो वहीं रहता है। तो उसने बोला कि हमारे घर के आसपास फायरिंग हो रही है और लगता है कि किसी कॉन्सुलेट पे अटैक हो गया है। तो वायरलेस पे चल ही नहीं रहा था, क्योंकि किसी ने 15 ही नहीं की थी। फिर मैंने ही 15, उन्होंने 15 भी की। फिर मैंने पूछा किसी को, कोई इतने में वो आ गया दरख्शां थाना और US ये चाइनीज़ काउंसलेट हार्डली 5 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक। तो 5 मिनट में हम पहुँच गए।
तो वहाँ पहुँचा तो कोई भी नहीं था, सिवाय फॉरेन सिक्योरिटी सेल वाला था, एक जवान था, उसने मुझे फिर बहुत गाइड किया। मैं गलत जगह पे जाके गाड़ी रोकी तो वहीं पर फायर आए, तो उन्होंने बोला सर सामने ही फायरिंग हो रही है, आप इधर ना जाएं, आप पीछे वाली गली से आएँ। फिर वो उसने मुझे गाइड किया, एक बंगले की छत पे ले गया, उस बंगले की छत से हम दूसरे बंगले की छत पे फलांगा, उस पर फिर जो है ना हमने जब मोर्चा लगाया तो वो फंस गए दहशतगर्द, क्योंकि हम ऊपर आ गए, वो नीचे थे और तारिक थे धारे जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी पहुंच गए। फिर हम दोनों ने उनको कंटेन किए रखा जब तक नीचे से बख्तरबंद गाड़ी आई, वो निकल ही नहीं सकते थे, जब वो निकलते थे तो ऊपर फायर आता था। फिर हमने ऊपर से, क्योंकि आगे दीवार थी, ये कंटेनर में थे, कंटेनर में हमें पता नहीं था कितने लोग हैं, हम उनको अंदर फायर नहीं मार रहे थे, क्योंकि कंटेनर में फिर कोई और होता तो उनको भी लग जाता, तो वो कंटेनर से निकलते थे, फिर फायर मारते, फिर अंदर भाग जाते थे, तो वो फंस गए, ऐसे ना सिटिंग डक हो गए थे। फिर अल्टीमेटली एपीसी आई और उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज़ किया, लेकिन बहरहाल वो भी ऐसे इंस्टिंक्टिव हो गया, मतलब कभी सोचा ही नहीं कि भाई के मौके पे नहीं जाना, बस खुद ब खुद गाड़ी चलाते गए। जब बिल्कुल करीब आ गया तो फिर मैं तो फ़ोन पे था, ड्राइवर को भी पता नहीं था, तो मैंने फिर रोका अगर ड्राइवर को, मैंने कहा पीछे वालों को बता तो दूं कि भाई हम जा रहे हैं किस। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोला बुलेट प्रूफ पहनो, मैंने खुद पहनी, वेपन अपना चेक किया, फिर हम गए आगे। तो इस तरह से वो भी एकदम, इवन एडिशनल आईजी साहब को भी पता नहीं था, उनको मैंने फ़ोन किया। अच्छा। कि सवेरे का टाइम था, मेरे ख्याल में 7-8 का टाइम था, तो वो भी अभी फ्रेश हो रहे थे, तो कहते क्या हो गया है, मैंने कहा सर इस तरह से, कहते अच्छा। तो बस फिर वो भी मेरे ख्याल में 10-11 बजे तक न्यूट्रलाइज हो चुके थे। सर 2016 में हमने देखा एक वक्त वो आया कराची में जब ट्रैफिक पुलिस वालों को जो है वो चुन चुन के शहीद किया जा रहा था, उस वक्त तो आप नहीं थे डीआईजी, लेकिन उसकी क्या वजह थी और क्या उनको जो शहीद करने वाले हैं वो बाद में पकड़े गए? हाँ, वो तो ये दहशतगर्द थे ना, टीटीएस ज़्यादा थी, तहरीक तालिबान सवात, और वेस्ट में ज़्यादा ये होता था। जी जी। इरफान बलोच साहब थे वहाँ पर, मैं ईस्ट में था और वो वेस्ट में थे, तो हम तकरीबन डेली कोई ना कोई जनाजा पढ़ते थे। ऐसे ही है। और गार्डन हेडक्वार्टर में अक्सर मिला करते थे सारे ऑफिसर, समझ नहीं आती थी कि क्या करें, लेकिन फिर बहुत मेहनत की, ख़ास तौर पे इरफान बलोच साहब की इसमें काफ़ी मेहनत शामिल है, कि जिस तरह उन्होंने पूरा ये जो रैकेट था उसको बस्ट किया, ये गिरफ्तार हुआ। हाँ, पूरा नेटवर्क था। तो इन्होंने काफ़ी निहत्ते पुलिस ऑफिसर को शहीद किया था। उनके पास यही होता था टारगेट कि भाई जो पुलिस में वाला वर्दी में मिले, पोलियो वर्कर्स थे हमारे 3 जवान, वो शहीद किए। इस तरह से उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि जितना भी अंधेरा हो अल्टीमेटली फिर सुबह तो होती है ना, रोशनी है। तो वो रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह आई और उन सारे दहशतगर्दों पर हावी बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हेयर वी आर। कराची अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटॉर्शन फ्री है, किडनैपिंग फ्री है, टेररिज्म फ्री है। बाकी अब क्राइम तो देखें ना सोसाइटी का हिस्सा है, वो विल हैव टू लिव विद इट। सर बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि मैट्रिक, इंटर, फिर सिविल इंजीनियरिंग और फिर सीएसएस, तो हमारा एक एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे भी एक स्कूल है, आप देखने वालों को बताएं कि सीएसएस जो है, जो करना चाह रहे हैं वो क्या करें और क्या आप मशवरा देंगे उनको? भाई देखें, मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि सीएसएस बहुत ही आसान इम्तिहान है, इसको जहन पे सवार नहीं करना चाहिए। ये इम्तिहान नॉलेज का कम है, अपनी चीज़ों को जो आपके जहन में है उसको खूबसूरत तरीके से कागज़ के ऊपर मुंतकिल करने का ज़्यादा है। हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ व्हाइल यू राइट, इट डिसाइड्स कि आपका क्या बनेगा। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने से आपने सीएसएस नहीं कर सकते। आप चंद किताबें पढ़ें, अच्छे तरीके से आप लिखना जानें कि किस तरह से मैंने अपने ख़यालात को 3 से 4 सफ़ों के अंदर लिखना है। 4 सवाल हमारे दौर में तो 4 होते थे जो डिस्क्रिप्टिव होते थे, 5वां ऑब्जेक्टिव। तो मेरे जहन में ये होता था कि भाई मैंने ना 3 से 4 सफ़ों से ऊपर नहीं जवाब लिखना, और मेरे पास टाइम हमेशा बच जाता था, यानी कि मैं आधे घंटे देता था हर सवाल को। तो 4 सवाल होते थे, 2 घंटे में वो हो जाते थे, तो बाकी 10-15 मिनट में अगर आता है तो 2 मिनट में हो जाता था। तो ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो मेरे पास तो टाइम बच ही जाता था। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि एक तो अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, और सबसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। जब पढ़ते हैं ना तो अच्छी राइटिंग हो जाती है आपकी। यानी कि मैट्रिक में अगर आप हैं तो आप डॉन एडिटोरियल पढ़ें,
आप अपनी आदत बनाएं। एडिटोरियल देखें ना, कितना अच्छा लिखा होता है डॉन का, ख़ास तौर पे जी। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत लंबे उसके अंदर जुमले नहीं होते। तो आप छोटे जुमले आम इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करें। और डॉन पढ़ने से आपको 2 और फ़ायदे होते हैं। आप जो एडिटोरियल वाला और ओपिनियन वाला सफ़ा है, जी। उसमें आपको एक तो जनरल नॉलेज मिलेगी जो करंट अफेयर्स हैं, फिर पाकिस्तान के बारे में आपको पता लगेगा, जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं आजकल उसी पर लिखते हैं ना लोग। ऐसे ही है। तो इसी तरह आपके 2 सब्जेक्ट आपके और भी कवर हो गए। तीसरा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। चौथा, आपकी ऐसे राइटिंग में इनडायरेक्टली मदद मिल गई आपको। तो आपके 4 तो सब्जेक्ट कवर हो गए यहाँ से। 5वां आता है इस्लामियात का। इस्लामियात भी इसमें फ़ीचर्स आते रहते हैं, पहले तो आते थे, आई डोंट नो अब आते या नहीं आते। तो वो फ़ीचर्स आप पढ़ते रहें तो आपके मतलब इस्लामियात एज सच वो नहीं होता कि रोज़ा क्या है, नमाज क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है। वो ये सवाल होते हैं कि आजकल के दौर में इन इबादत का कैसे मतलब आप समझते हैं कि फ़ायदा है। तो आपने ना रिलेट करनी होती है हर चीज़ को, आपको थोड़ा सा एनालिसिस पेश करना होता है अपने माइंड का। वो आपके पास डॉन में जो लिखने वाले लोग हैं वो अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। इस तरह आपका व्यू पॉइंट बनता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। तो मेरे ख़्याल में तो मैट्रिक्स वाले बच्चे को मैं कहूँगा कि आपके पास 5 साल है ना सीएसएस देने में, तो आप 5 साल में और कुछ ना करें, 2 सफ़े डॉन के पढ़ना शुरू कर दें, ओपिनियन पेज एंड एडिटोरियल। 1 साल 2 साल तक आपकी वोकैबुलरी, मैं नहीं समझता वोकैबुलरी आपको 2-3 हज़ार से ज़्यादा चाहिए होती है। 2-3 हज़ार अच्छे वर्ड्स आपके पास हैं, यू कैन राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बाकी तो फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो जो आपकी स्ट्रेंथ है। मेरे मैथमेटिक्स था, फ़िज़िक्स थी, तो मेरी जिसमें स्ट्रेंथ थी मैंने वो सब्जेक्ट चूज़ किए। किसी की हिस्ट्री में होती है मास्टरी, कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट अच्छा सोशल होता है, साइंसेस के सब्जेक्ट। हाँ, कोई लॉ के होते हैं बच्चे। तो वो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको चूज़ करे। सही। सर लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप 2030 तक कराची को स्मार्ट ट्रैफिक सिटी के तौर पे देखते हैं? हाँ, मेरे पैशन है, ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी लेकर आएँ, जो यंग सीईओ जिसको हेड कर रहा हो, जो थिंकिंग माइंड हो, और जो यानी कि फ़ाइन अमाउंट है, जो पैसे फ़ाइन की मद में जमा हो रहे हैं, वो जो है ना एक साफ़ सुथरे शफ़ाफ़ तरीके के साथ अपनी सड़कों पे ख़र्च कर रहा हो। और हमारे पास देखें सिग्नल्स अगर लग जाए मज़ीद 100 या 150, और इंटेलिजेंट सिग्नल्स हों, और ट्रैफिक वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगा हो उसके अंदर, तो मैं समझता हूँ ना 200-300 सिग्नल्स, स्मार्ट सिग्नल्स, एंड आपका रोड फर्नीचर अच्छा हो जाए, लेन मार्किंग हो जाए, मैं समझता हूँ आपका ना 90% मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप लोगों ने भी, आपके जहनों में जो बहुत सारे सवालात होंगे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।